हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने कोई भी क्लास डाली नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ समय तक जो हमारी क्या हुई थी, सर्दी हो गई थी, जिस कारण से आवाज़ भी नहीं अच्छी आ रही थी, तो क्लास हमने रोक दी थी। लेकिन आज क्या करेंगे, हम लोग गोली दर्पण से संबंधित जो पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट किया था। बात करने वाले थे हम लोग कहाँ पर, गोली दर्पण पर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे गोली दर्पण क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं हमारी परीक्षाओं में, है ना, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे क्या गोली दर्पण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और ये कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इन सब बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं गोली दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। गोली दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों बनते कैसे हैं इस पर बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि गोली, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों किसी न किसी तरीके से गोल ही, है ना, या कांच या कुछ भी हो सकता है, गोल से ही बन के तैयार हुए होंगे। तो बात कर लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक ये गोला है और एक ऐसे ही एक और इधर गोला बना लिया जाए। ठीक है, दो गोले हो गए हमारे पास। अगर हम क्या करें, इनको अलग करें, इस पूरे गोले को यहाँ से अलग कर लिया जाए और इस वाले को भी मैं क्या करूँ, यहाँ से अलग कर लूँ। समझ पा रहे हैं? अगर हम काट लें तो दो पार्ट हो गए, एक इधर और एक उधर हो गया। अगर हम देखेंगे इस वाले को हटा दें, इतने को अब हम हटा देते हैं और इस वाले में भी इस वाले को यहाँ से हटा दें, है ना। तो अब देखोगे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से एक लाइन खींचें इस वाले में भी और इस वाले में भी, थोड़ा पास हो गए हैं, थोड़ा इन्हें दूर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, इसे थोड़ा दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो दो बन गए हैं। अगर बात करें दोनों किससे बन के तैयार हुए हैं, तो दोनों गोली दर्पण है। क्यों गोली दर्पण है? क्योंकि हमने एक गोले से काट करके बनाया है। और देखेंगे कि एक देखिए अंदर की तरफ को झुका हुआ है और दूसरा क्या, बाहर की ओर। अगर इनमें एक लाइन खींच दी जाए और इनकी दूसरी तरफ क्या किया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। यानी अगर बात करें जिस दर्पण में हमारे जो पॉलिश होती है वो पीछे की ओर होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे की ओर होती है, इस दर्पण को हम लोग कहते हैं क्या, अवतल। और जिसमें जो पॉलिश होती है अंदर की तरफ लगी होती है उसे कहते हैं क्या, उत्तल दर्पण कहते हैं। नाम लिख लेते हैं। यानी ये कैसा है, ये अवतल दर्पण है और ये कैसा है, अवतल दर्पण नहीं है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, यानी हमारे पास अगर दर्पणों की बात करें तो दो प्रकार के हो गए, एक हो गया कैसा, अवतल है, और दूसरा हो गया उत्तल। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगर क्या किया जाए, इसी रेखा को जो यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची जाती है इसे हम लोग कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, अगर देखें जब ये हमने एक गोला बनाया था, आप देख सकते हैं ये एक जब गोला हम लोगों ने बनाया था तो इसका कोई केंद्र रहा होगा, है ना। जो होता है ये केंद्र, यानी जहाँ से काट करके हमने बनाया था इसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार अगर देखिए, जिस प्रकार इसमें क्या हो गया, वक्रता केंद्र अंदर है, उसी प्रकार उस वाले में देखेंगे तो वक्रता केंद्र कहाँ पे पाया जाएगा, इधर पाया जाएगा। यानी ये हो गया क्या, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अगर इसी क्या हो जाए, ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की लाइन है इसी को अगर पीछे यहाँ तक और आगे बढ़ा लिया जाए तो इसे हम लोग कह देते हैं क्या, मुख्य अक्ष। वैसे इसे हम आगे अगर इसे यहाँ तक बढ़ा लिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। यानी पीछे बढ़ाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। वैसे इस वाले में देखेंगे तो ये क्या हो गया, इसकी मुख्य अक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सेस। आगे बढ़ेंगे, अगर देखें अगर ये एक प्रकार का गोला है तो हमें को पता होगा कि जो इसको अगर चाहे आप यहाँ से यहाँ तक नापे, आप यहाँ से यहाँ नापे, चाहे यहाँ से यहाँ नापे,
यानी जो इसकी रेडियस यानी त्रिज्या होती है वो समान होती है। और अगर देखें इस पूरे को अगर मैं बिगाड़ दे रहा हूँ फिर भी ये इतना तो बचा हुआ है, यानी इसके वक्रता केंद्र और इसके जो देखो ये वाला हमारा जो अवतल दर्पण बना हुआ है, जो इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव यानी पोल, इसलिए इसे ध्रुव कहते हैं और इंग्लिश होती है पोल। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम बात करें कहाँ से, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी अगर बात करें जिसे हम R से प्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। सेम देखेंगे किस पर, उत्तल दर्पण पर देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार इस वाले में हमने देखा था, यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट था वो क्या था, ध्रुव, वैसे इसमें देखेंगे तो इसमें भी एक ध्रुव पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे P। और यहाँ पे देखेंगे जो इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये इसका जो ध्रुव है, इनके भी बीच की जो दूरी होगी इसे भी हम लोग कहेंगे क्या, R, यानी हो जाएगी ये भी इसकी क्या, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यानी बात के लिए अगर हम देखें यहाँ तक क्या क्या हमें मिल गया है, देख सकते हैं ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, है ना, और मुख्य अक्ष भी हो गया है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कहीं कहीं पे क्या होता है, इस पॉलिश जो इस पर की हुई होती है इसके अन्य भी नाम मिल जाते हैं। कहीं कहीं पे इसे कहते हैं क्या, कलई, या फिर कह देते हैं लाल ऑक्साइड। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको कहीं पर भी मिल रहा है क्या, कलई मिल रहा है या फिर मिल जाए क्या, लाल ऑक्साइड, तो ये इसका भी मतलब यही होता है। इसके दो नाम मिलते हैं, कलई भी कहते हैं और लाल ऑक्साइड भी कहते हैं। सेम इस पर भी ये लागू होता है। और देखेंगे इसे क्या कहेंगे, कलई या फिर लाल ऑक्साइड, कलई या फिर लाल ऑक्साइड। समझ में आ गया। आगे देखेंगे इसमें क्या होगा, जो हमारा ये पूरा एक मिरर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये जो मिरर है, इसमें देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक की जो देखेंगे ये क्या है, अगर ये पूरा देखें तो इसके लिए व्यास है, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गई त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और जब दो त्रिज्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तब व्यास का निर्माण होता है। और यही जो व्यास होता है यही हमारे क्या होता है, दर्पण का परावर्तक तल होता है। यानी जो भी किरण इस पर पड़ेगी, मान लीजिए कोई किरण इधर से आ रही है, अगर यहाँ से कोई किरण डालेंगे तो क्या होगा, इसी वाले पार्ट में पड़ेगी, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि इसके ऊपर पड़ जाए फिर परावर्तन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा हम लोगों ने अगली क्लासों में भी पढ़ा है, जो पिछली क्लास है, सॉरी अगली नहीं पिछली, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होगा, जब आएगी तो दर्पण से ही वापस जाएगी। यानी अगर बात करें जैसे मान लीजिए क्या होता है, आपके घर में जो दरवाज़ा होता है, अगर आपको जाना है कहाँ पर घर में, तो आप दरवाजे से ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि दीवार फाड़ के चले जाएं। समझ पा रहे हैं। वैसे इसमें भी होता है, मान लीजिए अगर यहाँ से कोई किरण जाएगी तो वो किरण क्या होगी, इसके द्वारक में ही पड़ेगी, जो हमने बताया है परावर्तक तल। यहीं से ही तो इसका परावर्तन होने वाला है। मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आई है तो इसका परावर्तन होगा तो यहीं से तो होगा, ऐसा थोड़ी ना कि इसके बाहर से निकल जाए। तो जहाँ तक भी ये वाला जो पार्ट होता है, जहाँ तक हमारा परावर्तक तल पाया जाएगा वहीं तक से ही परावर्तन होने वाला है, और इस तल को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। सेम कंडीशन अगर उसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी जो परावर्तक तल होगा, ये इतना वाला जो पार्ट है यही होगा क्या, परावर्तक तल। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, परावर्तक तल। ये हो गया। और इसी पर बात कर ले, सारी कंडीशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सबकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें समझ लेना ही बेहतर है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, मान लीजिए कोई भी किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। अगर मैं बात करूँ इसी में देखें, अगर कोई किरण मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारी मुख्य अक्ष है और इसी के समांतर कोई किरण चल रही है। जब ये किरण जाएगी, जब क्या होगा, इस परावर्तक तल से पढ़ने के पश्चात वापस आएगी, तो वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है ना। ये मान लीजिए कोई किरण है और जब ये वापस आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और ये हो गया क्या, इसका फोकस हो गया,
ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण पर पड़ती है तब परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। उसी तरह अगर उसमें बात करेंगे और देखेंगे, ये पहले हम इधर देख लेते हैं, ये हो गया क्या, वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और यहाँ पर देखेंगे ये फोकस हो गया और ये टोटल क्या हो गई, ये आर थी, है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन लागू हो जाती है और बताया जाता है ये वाली जो तुम्हारी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और ये जो तुम्हारी फोकस है, हमेशा जो फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी बात आएगी किसकी, यानी अगर फोकस की बात आएगी तो यह हमेशा क्या होगा, आर का आधा होगा। समझ पा रहे हैं कैसे? जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10, मैं मीटर में मानता हूँ या फिर सेंटीमीटर में। अगर मैं मीटर में लेता हूँ तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर में। मैं मान लेता हूँ कि ये कितनी है, 10, यानी जो ये आर है वो कितनी है, 10 है। तो अब इसकी हम अगर फोकस की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, सीधा इसका आधा कर देंगे, यानी ये हो जाएगी कितनी, ये होने वाली है कितनी, एफ बराबर हो जाएगा कितना, 10/2, और 10/2 का मतलब हो जाएगा कितना, आधा, यानी 5, यानी एफ का मान कितना आ गया, 5। यानी हम समझ सकते हैं जितनी भी हमारी होगी क्या, वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी आधा होने वाली है क्या, हमारी फोकस होने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे और भी इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। क्वेश्चन बनता है, बताइए मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसका जो केंद्र बन के तैयार होता है, या फिर जहाँ से होकर जाती है उसी केंद्र को हम लोग कहते हैं क्या, फोकस कहते हैं, या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। सेम इसमें भी लागू होगा, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, यानी जब कोई किरण यहाँ से जाएगी तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इसमें परावर्तन होगा लेकिन आभासी होगा, और जब पीछे जाएगा तो देखेंगे कहाँ से होकर जाएगी, और जब पीछे दिखाते हैं दर्पण के तो याद होगा मैंने आभासी के बारे में बात की थी, यानी जब आभासी होगा तो इसे डैश डैश से दिखाएंगे, और ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें तो उसमें मैंने दिखाया है डैश डैश से, और इसमें मैंने डैश से नहीं दिखाया है। इसका मतलब हो गया इसमें क्या है, वास्तविक है, और इसमें कैसा है, आभासी है। समझ में आ रहा है? यही कंडीशन इसमें भी लागू होती है। और जब इसे हम पीछे देखेंगे और जब हम किससे, सी से मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में उसी तरीके का कोण बनेगा जैसे इसमें बना हुआ था। सेम कंडीशन लागू होगी, यानी एफ बराबर इसमें भी होने वाला है कितना, r/2 होने वाला है। यानी दोनों में जो फार्मूले बनने हैं, कौन से, एफ जो होता है हमेशा किसका आधा होता है, जो हमारी आर होती है उसका आधा होता है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे, इस बार हम लेने वाले हैं 20, यानी 20 लेने वाले हैं, और जब हम 20 का आधा कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और यही हो जाएगी तुम्हारी एफ। तो हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वह हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं सबके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले, और इनसे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको लिखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा, या आप रफली कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में ये आगे अभी आपके काम में आने वाले हैं। जब हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा बताएंगे तब आपके ये काम में आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में लिखते हैं। हेडिंग बनाएंगे क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। हेडिंग हमारी क्या होने वाली है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। हेडिंग रहेगी गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किस पर, वक्रता केंद्र पर। सबसे पहला हमारा
हम जिसके बारे में समझने वाले हैं और परिभाषा लिखने वाले हैं किस पर, वक्रता केंद्र पर। तो पहली हेडिंग ये हमारी कौन सी होगी, वक्रता केंद्र। और इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं क्या, जो हमारा, सॉरी हमारा नहीं, हमारा काटना पड़ेगा यार, हमारा नहीं कर रहा हुआ है, हमारा नहीं कर रहा हुआ एक जगह। आगे देखते हैं, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा दर्पण होता है, जो उसका केंद्र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। यानी परिभाषा बताएं तो कह सकते हैं क्या, जो हमारा दर्पण होता है उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं क्या, वक्रता केंद्र कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो हमने दर्पण बनाया है और या फिर जहाँ से काट करके हमने इस दर्पण को निकाला है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। साधारण परिभाषा बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़े की तरह क्या करें, जैसे बुकों में लिखा हुआ है वैसे ही लिख लें। उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है जब तक हमारी समझ में ना आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सरल शब्दों में लिखेंगे और समझते हुए लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या हो गया, मैंने बताया था एक ऐसे अगर पूरे का निर्माण करें, देखिए इसका ये क्या है, केंद्र है ना, तो परिभाषा क्या बना सकते हैं कि जो हमारा दर्पण होता है उसके जो केंद्र होता है वो जहाँ से काट के निकाला जाता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। या फिर कह सकते हैं गोलीय दर्पण। चलिए तो बात करते हैं और इसकी परिभाषा लिखते हैं और कह सकते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। यानी अगर हम बात करें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र की हमने परिभाषा बना ली ना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझकर पढ़ना है। और अगर आपकी एक बार समझ में आ गया तो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। हमें भी पता है कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये एक क्या होता है, गोले का भाग होता है ना, और उसी से ही तो काट के बनाया गया है, तो वही तो लिखा हुआ है। यानी अगर मुझे याद करना है क्या, तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम क्या होता है, बस मुझे इतना जानना है। आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं किस पर, अगली हमारी जो परिभाषा होगी क्या, वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ध्रुव क्या होता है, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाली। तो इसके बाद हम लोग जो परिभाषा बनाने वाले हैं किस पर, हेडिंग बनाएंगे दर्पण का ध्रुव। पोल। ठीक है, यानी अगर कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, दर्पण जो हमारा होता है चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो, उसका जो मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। ठीक है, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं।
समझ में आ गया? नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं वक्रता त्रिज्या पर। अगली हमारी जो परिभाषा होने वाली है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, इस पर देखेंगे तो वक्रता त्रिज्या हमें समझ में आएगी। यानी देखेंगे ये हमारा क्या है, पोल यानी ध्रुव है, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। यानी वक्रता केंद्र और जो हो जाएगा हमारा क्या, ध्रुव, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है इसे हम लोग कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। यानी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यह सदैव, चलिए यहीं तक लिखते हैं, आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा हमारी हो गई किसकी, वक्रता त्रिज्या की हो गई। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। अब जब अगली क्लास हमारी होगी तो हम लोग बात करेंगे द्वारक हो जाएगा जैसे, है ना, और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारा फोकस यानी मुख्य फोकस जो हो गया उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास क्या बचा हुआ है, बाकी जैसे मुख्य अक्ष बचा हुआ है, ये जो सारी चीज़ें बची हुई हैं इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और जितना भी आपने लिखा है इसे याद भी करना है, और देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए। अब आपको लगातार क्लासें मिलने वाली है। ठीक है, बीच में क्या हुआ था, थोड़ी क्या हुई समस्या, इस वजह से क्लासें बंद हो गई थी, लेकिन अब आपको क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखते रहिए मौर्य एजुकेशन 07, और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।